गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में हम पढ़ रहे हैं इथाइलिन और इथाइलिन की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी संरचना को देखेंगे और उसके अलावा जो है हम जानेंगे उसके कार्यकी प्रभाव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम उसकी संरचना मैंने आपको बताई थी कि एक इथेफोन जो है उससे इसका निर्माण किया जा सकता है। इथेफोन का जो रासायनिक नाम है वो होता है 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक एसिड। इससे इथाइलिन प्राप्त होती है। तो इसकी संरचना देख लेते हैं हम, कुछ इस तरह की होती है। यहाँ आएगा ये जो इथेफोन है उसकी संरचना है 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक एसिड जो आपके सामने है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी संरचना जो है, इसकी संरचना में यह एक गैसीय हार्मोन होता है और जल में विलय होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है और प्रोसीड्स इसका मुख्य निर्माण स्थल होता है। तो पादप उत्तकों में इसका परिवहन सामान्य जो विसरण विधि है उसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके कार्यकी प्रभाव देखते हैं कौन कौन से हैं इथाइलिन के कार्यकी प्रभाव। पहला जो आता है इसमें वो आता है नंबर 1, वृद्धि पर प्रभाव। वृद्धि पर प्रभाव पहला जो इसका है वो है वृद्धि पर प्रभाव। देखिए यह जो है ये प्रो और मूल की लंबाई में वृद्धि को बाधित करता है। आपको याद रखना है कि जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन जैसे ग्रोथ रेगुलेटर हैं वो क्या करते हैं, प्रो की लंबाई को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, जबकि ये प्रो की लंबाई पर विपरीत प्रभाव डालता है, अर्थात उसकी लंबाई को संदमित करता है यानी कि कम करता है या बाधित करता है, जबकि ये मोटाई में उनकी क्या करेगा, वृद्धि करता है। तो मोटाई में ये वृद्धि को प्रेरित करता है जबकि लंबाई में वृद्धि को ये मंदित करता है या कम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही इसके अनुप्रयोग से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण बढ़ जाता है, यानी कि अपस्थानिक जड़ें बननी शुरू हो जाती है इथाइलिन से। और साथ ही साथ जो प्रो की क्षैतिज वृद्धि है, या हम ये कह सकते हैं कि पादप की क्षैतिज वृद्धि बढ़ जाती है, यानी कि पादप जो है वो लंबाई में वृद्धि नहीं करेगा अपितु क्या करेगा, क्षैतिज वृद्धि करेगा, अर्थात उसकी मोटाई में वृद्धि हो जाएगी। आगे आता है नंबर 2, फलों का पकना। ठीक है, फल का पकना जो कि इसका मुख्य प्रभाव है, फल का पकना। देखिए फलों के प्राकृतिक परिपक्वन में इथाइलिन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और इसके प्रभाव से कुछ जीन सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, जब पादप में इथाइलिन सक्रिय होता है तो इसके प्रभाव से कुछ जीन सक्रिय हो जाएंगे और वो जीन सक्रिय होकर कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो कि फल परिपक्वन के लिए आवश्यक होते हैं। क्लियर? तो फल परिपक्वन के समय इथाइलिन का निर्माण बढ़ जाता है और ये जो है निर्माण इस तरह से इथाइलिन का बढ़ेगा तो वहाँ पर श्वसन दर भी बढ़ जाती है। श्वसन दर में जो वृद्धि होगी उसको क्लाइमेक्टेरिक राइज कहते हैं। श्वसन दर में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, इस तरह से जब इथाइलिन के प्रभाव से श्वसन दर बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, श्वसन दर में बढ़ोतरी को हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे क्लाइमेक्टेरिक राइज कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो फल हैं जिसके अंदर श्वसन दर बढ़ जाएगी, इस तरह से क्लाइमेक्टेरिक राइज हो जाएगा उनमें, तो ऐसे फलों को क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट कहते हैं। ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट कहेंगे। दोबारा से सुन लीजिए, फल का पकना
जब फल पकने को आते हैं उस वक्त इथाइलिन जो है वो सक्रिय होकर कुछ ऐसे जीन का निर्माण करता है जो कि फल परिपक्वन के लिए या जो फ्रूट मैच्योरिटी के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस दौरान होता क्या है, इस दौरान श्वसन दर भी बढ़ जाती है और इस प्रकार से बढ़ी हुई श्वसन दर को हम क्लाइमैक्टेरिक राइज कहते हैं। और इस प्रकार के फलों को जिनमें श्वसन दर बढ़ जाती है इथाइलिन के प्रभाव से, ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट कहते हैं। तीसरा जो आता है इसमें वो आता है पुष्पन पर प्रभाव। नंबर 3 जो है वो आता है पुष्पन पर प्रभाव। पुष्पन पर प्रभाव नंबर 3 जो है इसका। देखिए वैसे तो पुष्पन को बढ़ाने का काम करते हैं ऑक्सिन और जिब्रेलिन जैसे ग्रोथ रेगुलेटर, परंतु ये अधिकतर पादप जातियों में पुष्पन पर निरोधी प्रभाव डालते हैं। निरोधी प्रभाव का मतलब यही है कि पुष्पन क्रिया को ये बाधित करते हैं। परंतु कुछ ऐसे पादप भी हैं जैसे कि आम है, ठीक है, अनानास है, ये कुछ ऐसे पादप हैं जिनके अंदर ये पुष्पन को प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने का काम भी ऐसे पादपों में इथाइलिन द्वारा किया जाता है। तो पुष्पन पर इसका प्रभाव कैसा होता है, मुख्य रूप से तो निरोधी प्रभाव होता है, यानी कि पुष्पन को बाधित करते हैं, परंतु आम और अनानास में ये पुष्पन क्रिया को प्रेरित करते हैं। अगला जो आता है नंबर 4 वो आता है विलगन। विलगन जो है नंबर 4 विलगन एब्सिसन। देखिए सबसे मुख्य काम इसका, इसको एब्सिसिक एसिड कहते हैं, ठीक है, और एब्सिसन विलगन को कहते हैं, तो इसी से इसका नाम बना है। यह क्या करता है, यह पुष्पों, फलों और पत्तियों में इस विलगन को तीव्र कर देता है, एब्सिसन को तीव्र कर देता है, अर्थात इसके प्रभाव से, इससे इसका नाम नहीं बना है, एब्सिसिक एसिड का बना है वो तो नाम। दोबारा से देखिए, जो विलगन है उसको ये क्या करेगा, प्रेरित करता है, ठीक है। इथाइलिन के प्रभाव से पुष्पों, फलों और पत्तियों में जो विलगन की क्रिया है वो तेज हो जाती है, ठीक है। और देखिए ये जो इथाइलिन है ये ऑक्सिन के प्रभाव को कम कर देता है, जबकि ऑक्सिन का काम क्या है, ऑक्सिन विगलन परत को बनने से रोकता है, क्लियर। जबकि ये जो विलगन परत है उसको बनने से रोकता नहीं है, बजाय उसको क्या करता है, उसको बनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे क्या होगा, जो विलगन परत है वो तेजी से बनती है। और ये सेलुलेज जो एक एंजाइम है जो कि कोशिका भित्तियाँ जो होती हैं पादपों में, उन कोशिका भित्तियों को वो ब्रेक कर देता है, क्योंकि सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्तियाँ, और सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज का अपघटन कर देता है, जिससे क्या होगा कि जो विलगन परत है उसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ विघटित हो जाती है इस तरह से, और पत्तियाँ, पुष्प और फल जो है वो झड़ जाते हैं, समय से पहले ही झड़ जाते हैं। तो इस तरह से विलगन को ये क्या करता है, प्रेरित करने का काम करता है। दोबारा से सुन लीजिए, जब इथाइलिन का प्रभाव पादप में उनकी पत्तियों पर, उनके पुष्प और उनके फलों के आधार भाग यानी कि उनके व्रंत पर होता है, तो वहाँ पर इस तरह से व्रंत से निचले सिरे पर विलगन परत का निर्माण यह इथाइलिन प्रेरित करता है। अर्थात ये क्या करेगा, ये सेलुलेज जो एंजाइम है उसके निर्माण को तीव्र कर देता है, जिससे सेलुलेज एंजाइम वहाँ पर उपस्थित जो विलगन परत है वहाँ पर उपस्थित कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों में उपस्थित सेलुलोज का पाचन कर देगा, अपघटित कर देगा उसको, जिससे कि कोशिका भित्तियाँ टूट जाएंगी। अर्थात इससे क्या होगा, कोशिका डैमेज हो जाएगी और वहाँ पर विलगन हो जाता है, अर्थात पत्तियाँ, पुष्प और फल जो है वो आवश्यकता से पहले ही झड़ जाते हैं। अगला आता है नेक्स्ट जो है नंबर 5, वो है जीर्णता, सेशंस, जीर्णता, ठीक है। जो पादपों में वृद्धा अवस्था आती है उसको ही हम क्या कहते हैं, जीर्णता कहते हैं, और इथाइलिन जीर्णता को प्रेरित करता है। इससे पत्तियां पीली पड़ जाती है, ठीक है, इससे पत्तियां क्या हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस का मतलब है क्लोरोफिल का
जो है वो क्लोरोफिल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, जिससे पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाएगी और झड़ जाती है, और इससे उपापचयी क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं, और इससे पुष्पों की पंखुड़ियां मुरझाकर गिर जाती हैं। तो इस तरह से जीर्णता को प्रेरित करने का काम कौन करता है, इथाइलिन करता है। अगला आता है नंबर 6, वो है जलाक्रांत और जल निमग्न पादपों पर प्रभाव। जलाक्रांत व जल निमग्न पादपों पर प्रभाव। जलाक्रांत पादप वो होते हैं जो दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो सेलाइन वाटर के आसपास पाए जाते हैं। समुद्री तट के किनारों पर जो पादप मिलते हैं, जिनके नीचे जिनका आधार भाग जो है, जड़ें जो है वो दलदल में धंसी रहती है, वहाँ पर इस तरह से जलाक्रांत भूमि होती है और वहाँ पर इस तरह के पादप पाए जाते हैं। और कुछ पादप ऐसे जो जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं, उनको जल निमग्न पादप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पादपों पर भी इथाइलिन का प्रभाव होता है। देखिए, जो जलाक्रांत भूमि है वहाँ पर उगने वाले पादपों में ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कम होने से वो क्या करेंगे, कम एथाइलिन बनाएंगे। ठीक है, एथाइलिन क्या करते हैं, कम बनाते हैं। ध्यान से सुनना है, जो जलाक्रांत और जल निमग्न पादप है, खासकर जलाक्रांत पादप, तो वहाँ पर जलाक्रांत भूमि में उगने वाले पादपों में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और इसकी वजह से इथाइलिन का निर्माण कम होता है। जो थोड़ी बहुत इथाइलिन उनके अंदर बनती है, कम होता है, बंद नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत तो इथाइलिन बनेगी। तो जो थोड़ी बहुत इथाइलिन वहाँ पर बनती है वो पादप उत्तक के अंदर ही रहती है, यानी कि बाहर विसरित नहीं होती है, वो पादप उत्तक के अंदर ही रहेगी। और ये क्या करेगी, वहाँ रह कर के सेलुलेज एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करती है। यानी कि उन कोशिकाओं में या उनके जो आंत्र कोशिकीय अवकाश हैं वहाँ पर इथाइलिन होती है उत्तक में, और वो क्या करेगी, वहाँ पर सेलुलेज एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करती है। और इस एंजाइम के प्रभाव से क्या होगा, वहाँ की कोशिका भित्तियाँ नष्ट हो जाएगी जो कि उनके आसपास है, जिससे वायु उत्तक जो है वो बढ़ जाएगा। और वायु उत्तक बढ़ने से जो प्रो है वो प्रो तेजी से इथाइलिन बनाना शुरू कर देता है। वायु उत्तक का जब जो सरफेस है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रो शीर्ष क्या करेगा, फिर तेजी से इथाइलिन बनाएगा। जो कि इथाइलिन पहले कम बन रहा था वो अब तेजी से बनता है। ठीक है, जिससे फिर क्या होगा, इथाइलिन का प्रभाव प्रो शीर्ष पर कैसा होता है, विपरीत प्रभाव होता है। तो इस तरह से जब इथाइलिन बन जाएगा समुचित मात्रा में, तो वो प्रो शीर्ष के दीर्घन को क्या कर देगा, कम कर देता है। यानी कि प्रो शीर्ष का दीर्घन कम हो जाएगा और पत्ती में जीर्णता आ जाएगी। और जो इनके पत्तियों के नीचे जो उसका पर्णव्रंत होता है उसमें एपिनेष्टि अधोकुंचन, यानी कि पत्तियां जो है वो नीचे की ओर झुक जाती है और तने का अर्य विस्तार हो जाएगा। यानी कि तने की मोटाई बढ़ जाएगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी, तने की मोटाई बढ़ जाएगी और अपस्थानिक जड़ों का निर्माण भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जलाक्रांत भूमि और जल निमग्न पादपों में इस तरह से इथाइलिन का प्रभाव देखने को मिलता है। दोबारा से सुन लीजिए, जलाक्रांत भूमि में उगने वाले पादपों में इथाइलिन कम बनता है। क्यों कम बनता है, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। लेकिन जो थोड़ी बहुत इथाइलिन बनती है वो उन पादप उत्तकों के अंदर ही रहती है। ठीक है, और वहाँ रहते हुए वो क्या करती है, वो सेलुलेज एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करती है, जिससे सेलुलेज एंजाइम का निर्माण होगा और वहाँ पर उपस्थित कोशिकाओं में जो उनकी कोशिका भित्तियां हैं वहाँ पर सेलुलोज का पाचन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे कोशिकाएं नष्ट होगी, तो कोशिकाएं के नष्ट होने से वहाँ पर वायु उत्तक का यानी जो एरेनकाइमा है उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। वायु उत्तक की जैसे जैसे सरफेस बढ़ेगी वैसे वैसे इथाइलिन का निर्माण भी प्रो शीर्ष में बढ़ता जाता है। और इस तरह से जब प्रो शीर्ष में इथाइलिन का निर्माण बढ़ेगा तो उसकी मात्रा बढ़ेगी और मात्रा बढ़ने से प्रो शीर्ष के जो दीर्घन है उसका जो एलोंगेशन हो रहा है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ पत्तियां जो है वो जीर्णता की ओर अग्रसर हो जाती है
और पर्णवृंत में एपिनेस्टी आ जाती है, तने का अर्य विस्तार अर्थात तने की मोटाई बढ़ जाती है और अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जो जलाक्रांत भूमि पर उगने वाले पादप हैं उन पर इथाइलिन अपना प्रभाव डालता है। ये तो बात हुई इनके कार्यकी प्रभाव की। अब हम इसके कुछ कमर्शियल यूजेस देख लेते हैं। इसका जो व्यापारिक महत्व है इथाइलिन का वो क्या होता है। देखिए, इथाइलिन का व्यापारिक महत्व फल पकने में ये सहायक होता है, यानी फल परिपक्वन में ये सहायक है। तो कच्चे फलों को तोड़कर फिर उनको C2H4 वातावरण में रखा जाता है। ये अणुसूत्र है इथाइलिन का। तो इसके वातावरण में, इथाइलिन के वातावरण में उनको जल्दी पकने के लिए रख दिया जाता है। इसी तरह से जो आम है, पाइनएप्पल है, ठीक है, इन पर भी इसका प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोग से आम है, अनानास है, वहाँ पर पुष्पन क्रिया को प्रेरित करवाया जाता है, ठीक है, जिससे कि उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से इसका व्यापारिक महत्व भी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना नंबर 5 जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको ABA भी कहते हैं, ABA भी कहते हैं, क्लियर। और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ये स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। और पहले जो 4 हमने पढ़े हैं वो किसी ना किसी तरह से पौधे की वृद्धि पर क्या डालते हैं, पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब वो पौधे की वृद्धि को इंक्रीज करते हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ये क्या है, एक वृद्धि को कम करने वाला हार्मोन है या वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो इसके कुछ लक्षण हम देख लेते हैं क्या क्या है, फिर इसकी डिस्कवरी देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि पौधों में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। पादपों में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। पहला तो इसका यही बात है, प्राकृतिक रूप से उपस्थित, ठीक है। दूसरा क्या, इसमें पादपों में ये प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है और यह क्या है, प्रमुख वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। अवरोधक यानी वृद्धि को कंट्रोल या हम ये कह सकते हैं कम करने वाला या रोकने वाला हार्मोन है, ठीक है। पहले वाले तो कहीं ना कहीं चाहे जड़ों में चाहे प्रोसीड्स में उसकी लंबाई मोटाई को बढ़ा रहे थे, लेकिन ये क्या करता है, वृद्धि को रोकने का काम करता है। तीसरा इसका मुख्य लक्षण ये है कि यह पादपों को प्रतिकूल, जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने में हेल्प करता है, ठीक है। यह क्या करता है, पादपों को प्रतिकूल परिस्थितियों में बनाए रखता है या प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में हेल्प करता है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे स्ट्रेस या फिर तनाव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखिए डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं। आपको पता चल गया कि प्राकृतिक रूप से ये उपस्थित है, वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, पादपों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सहयोग करता है और इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अब हम इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। डिस्कवरी में सबसे पहले जो है वो हैम्बर्ग। डिस्कवरी देखें क्या है इसकी। सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिसका नाम है हैम्बर्ग, उसने 1947 में सबसे पहले ये बताया था कि जो आलू व कुछ वृक्ष और आलू में भी और
कुछ वृक्षों की प्रसुप्त कलिकाओं में ऐसे पदार्थ होते हैं जो जई के प्रांकुरचोल की वृद्धि का संदमन करते हैं। देखिए इसने क्या कहा कि आलू व कुछ वृक्ष की प्रसुप्त कलिकाओं में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे पादप जिसका नाम है जई एविना स्टाइवा उसके प्रांकुरचोल में वृद्धि को संदमित यानी कि कम करते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। यानी कि इन्होंने आलू और उन वृक्षों की प्रसुप्त कलिकाओं से ऐसे पदार्थ को अलग किया और फिर उसको जई पर प्रयोग किया और तो जई में देखा उन्होंने कि प्रांकुरचोल की वृद्धि है वो रुक जाती है। इसके बाद देखिए अगला जो वैज्ञानिक था वो था ओसबर्न। ओसबर्न ने 1955 में 1955 में क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि पौधों में वृद्धि निरोधक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। ये ओसबर्न ने बताया कि पौधों में वृद्धि निरोधक हार्मोन भी उपस्थित होते हैं। इसके बाद वेरिंग एंड एट ऑल, वेरिंग एट ऑल, इसने क्या कहा, वेरिंग एट ऑल ने 1963 में 1963 में एक पादप है जिसका नाम है एसर, ये एक काष्ठीय पादप है एसर, इस पर प्रयोग किया। ठीक है, तो काष्ठीय पौधों की पत्तियों से इन्होंने क्या किया, एसर की काष्ठीय पौधों की पत्तियों से एक पदार्थ को अलग किया, एक वृद्धि अवरोधक पदार्थ को अलग किया और इन्होंने नाम क्या दिया इसे, डोर्मिन। इन्होंने क्या नाम दिया, डोर्मिन नाम दिया। वेरिंग एट ऑल ने एसर के काष्ठीय पौधों से एक वृद्धि अवरोधक पदार्थ को अलग किया और उसे नाम क्या दिया, उसे नाम दिया डोर्मिन। और उसी समय यानी 1963 में ही दो वैज्ञानिक जिनका नाम है, दो क्या एक ही है वो, एडिकोट, एक वैज्ञानिक जिसका नाम है एडिकोट, इसने क्या किया, एडिकोट ने अपने साथियों के साथ मिलकर कपास की पुष्प कलिकाओं और उसके कच्चे फलों से ऐसा पदार्थ खोजा जो कि पतझड़ को प्रेरित करता है। ठीक है, पतझड़ को प्रेरित करने वाला पदार्थ खोजने का श्रेय किसको जाता है, एडिकोट को जाता है। कौन से पादप में खोज की गई थी, कपास के जो पुष्प कलिकाएं हैं वहां से उन्होंने इसको अलग किया और इसके दो घटक प्राप्त किए। कौन कौन से, एक तो घटक प्राप्त किया इन्होंने एब्सिसिन फर्स्ट और दूसरा सेकंड, इस तरह से इन्होंने इसके दो स्वरूप प्राप्त किए। ठीक है, और ये भी बताया साथ में कि जो सेकंड है वो ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी दो तरह के पदार्थ इन्होंने अलग किए और ये कहा कि जो एब्सिसिन सेकंड है वो ज़्यादा सक्रिय होता है। इसके बाद 1965 और 1966 के दौरान, 1965 और 66 के दौरान, 1965 और 66 के दौरान ओकुमा, एक वैज्ञानिक का नाम है ओकुमा। ठीक है, ओकुमा और स्टीवनिक, दूसरा वैज्ञानिक क्या है, स्टीवनिक, ओकुमा एंड स्टीवनिक ने, इन दोनों ने ये स्पष्ट कर दिया कि डोर्मिन, एब्सिसिन फर्स्ट और एब्सिसिन सेकंड, यानी ये तीनों पदार्थ एक ही हैं। ठीक है, यानी अलग अलग नहीं है, ये तीनों पदार्थ क्या हैं, एक ही हैं। और इन तीनों पदार्थों को एक करके इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दे दिया इसको एब्सिसिक एसिड, इसका नाम क्या रख दिया, एब्सिसिक एसिड रख दिया। ठीक है, पहले के वैज्ञानिकों द्वारा जो पदार्थ अलग किए गए थे वो ओकुमा और स्टीवनिक ने ये कह करके एक साथ कर दिए कि ये सारे पदार्थ जो हैं एक ही प्रकृति के हैं और इन सब को मिलाकर इन्होंने क्या नाम दे दिया, एब्सिसिक एसिड नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसकी केमिकल नेचर क्या है। केमिकल नेचर, केमिकल नेचर में देखिए इसका जो अणु सूत्र है वो होता है C15H20O4, ये इसका अणु सूत्र है।
और यह 5 कार्बन से बनी 3 आइसोप्रीन इकाइयों का बना होता है। 5 कार्बन से बनी ये 3 किसका बना होता है? आइसोप्रीन इकाइयों का बना होता है। यानी कि एक आइसोप्रीन इकाई में कितने कार्बन होते हैं? 5 होते हैं। तो ये देखिए इसमें 15 हैं, इसलिए 3 आइसोप्रीन इकाइयाँ मिलकर इसको बनाती हैं और इसमें एकल कार्बोक्सिलिक समूह भी पाया जाता है। ठीक है। ABA का अधिकांश संश्लेषण होता कहाँ है? ABA का अधिकांश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड के अपघटन से होता है। ठीक है। किस ध्यान रखना है आपको, एब्सिसिक एसिड का निर्माण कहाँ होगा? एब्सिसिक एसिड का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो सहायक वर्णक होते हैं, कैरोटीन, जेंथोफिल ये होते हैं। ठीक है। तो उन कैरोटीनॉइड के अपघटन से होता है। ठीक है। अपघटन से क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी और पानी की कमी होने से इस तरह से एब्सिसिक एसिड का निर्माण होगा। ये इसकी संरचना है। ये इसकी संरचना है। ठीक है। एब्सिसिक एसिड की संरचना आपके सामने है, जिसके अंदर 3 आइसोप्रीन इकाइयाँ हैं, 5 कार्बन युक्त होती हैं प्रत्येक। आगे देख लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर। ठीक है। देखिए जो एब्सिसिक एसिड है वह सहवनी पादप अंगों जो वैस्कुलर जो ऑर्गेन है, जैसे कंद है, प्रकंद है, बड्स है, एंडोस्पर्म है और भ्रूण है, इनमें मिलता है। ठीक है। भ्रूण में मिलता है, एंडोस्पर्म में मिलता है, ट्यूबर में मिलता है, राइजोम में मिलता है और जो कलिकाएं हैं बड्स उनके अंदर पाया जाता है। जीवाणुओं में ये एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ शैवालों और कवकों में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। मुख्य संश्लेषण स्थल क्या होता है इसका मुख्य संश्लेषण स्थल मैच्योर पत्ती होती है। जो परिपक्व पत्ती है वहाँ पर जब कैरोटीनॉइड जो है उसका अपघटन हो जाएगा जल की कमी होने से, तब इसका निर्माण होता है। तो इसका मुख्य निर्माण स्थल कहाँ है? मैच्योर लीफ में होता है। और निर्माण स्थल से ये वहाँ पर तो बन जाएंगे और वहाँ से ये फ्लोएम और जाइलम के माध्यम से रूट में, स्टेम में और फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है। तो इनका एक तरह से हम देखें कि कौन सा अभिगमन है, इनका होता है अध्रुवीय अभिगमन। अध्रुवीय अभिगमन का मतलब है कि सभी दिशाओं में इसका अभिगमन होता है, क्योंकि पुष्प में भी जाता है, रूट में भी जाता है और स्टेम में भी जाता है। ठीक है। तो इस तरह से पत्ती के अंदर बना हुआ एब्सिसिक एसिड अध्रुवीय अभिगमन द्वारा पादप के अन्य भागों में पहुंचकर वहां पर उनकी वृद्धि पर अवरोधक प्रभाव डालता है। ठीक है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफ़र हो गया है। अब आगे चलते हैं इसके कार्य की प्रभाव में, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।